हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे और प्यारे होंगे। तो जैसा कि बच्चों स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है आपका क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 5 द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। और ये जिस बुक से मैं आपको एक्सप्लेनेशन करा रहा हूँ, ये आई थिंक द ट्रेल पब्लिकेशन की बुक है। तो यदि ये आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं भी है तो बच्चों कोई बात नहीं। अक्सर जितने सारे बुक्स हैं आईसीएसई पब्लिकेशन के, उनके जो कंटेंट होते हैं ना, वो बेसिकली सेम होते हैं। आप यदि इसके भी चैप्टर की कुछ एक्सप्लेनेशन बेसिकली समझते हो तो आपकी जो भी बुक्स होंगे, चाहे डिफरेंट पब्लिकेशन के ही क्यों ना हो, उस एक्सप्लेनेशन उसके भी समझ जाओगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि चैनल पे नए हो तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अपने बाकी के फ्रेंड्स में शेयर करें। और हाँ, यदि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर क्लास 6 से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेरीज हो, कोई भी आप प्रश्न पूछना चाहते हो या फिर एक्सप्लेनेशन वगैरह चाहते हो किसी भी खास चैप्टर और सब्जेक्ट्स की, तो आप कमेंट बॉक्स में बच्चों कमेंट कर सकते हो। मुझे टाइम मिलते ही मैं सबसे पहले आपकी जो कमेंट है उसे रिप्लाई देने का प्रयास करूंगा, और आपकी जो भी डिमांड है उसे मैं पूरी करने का प्रयत्न करूंगा। तो लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन आइयों को, चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो हमने कर लिया था। और आज हम लोग इस मैप के नीचे वाला जो पार्ट है, जहां से हमने लास्ट वीडियो में पढ़ना बंद करा था, उसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो ये जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आज का बच्चों होने जा रहा है वो है वैदिक लिटरेचर। बट उससे पहले मैं थोड़ी-सी ये हाइलाइटर सेलेक्ट करूँ ताकि मुझे ये एक्सप्लेन करने में, बताने में थोड़ी-सी आसानी हो। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके बाद जो है टाइम पीरियड है, वहाँ पे अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन होती है। ये जो सिविलाइजेशन है इसे हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, और वैदिक सिविलाइजेशन बेसिकली 2 पार्ट्स में बँटा हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक हमें पढ़नी होती है, और जो इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, वहाँ पे हमें 1000 बीसीई से 500 बीसीई तक के अप्रॉक्स का जो टाइम पीरियड है वो पढ़नी होती है। इसलिए हमने इन सभी चीजों को लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक लिटरेचर। आखिर ये सब जो इन्फॉर्मेशन, जो भी चीजें हम लोग यहाँ के बारे में जान पा रहे हैं, वो कैसे जानते हैं? तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री के सोर्सेस से जानते हैं। तो ये जो सोर्सेस है जिससे हम चीजें को पढ़ते हैं, जानते हैं उन सब के बारे में, वो कैसा है और किस टाइप्स के होते हैं, कहाँ से हमें जानकारियां मिलती है, उन सब के बारे में बेसिकली हमको आज की इस वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि टॉपिक देख रहे हो, ये है वैदिक लिटरेचर, यानी कि उस जमाने में जो लोग थे वो किस तरह के बुक्स, कॉपीज वगैरह, या फिर बोलो नॉलेज के लिए, किस पढ़ाई के लिए क्या क्या चीजें और किस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। लिखा है, आवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली आर्यंस इज देयर रिलीजियस लिटरेचर नॉन एज वेदास। देखो जो भी चीजें हम लोग आज वेदास पीरियड के बारे में जान पा रहे हैं, वो जो सोर्सेस है इंफॉर्मेशन का, वो आपका वेद है। वेद बेसिकली बुक्स है जिसे संस्कृत के शब्द से लिया गया है। वेद आपका एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब होता है नॉलेज और विजडम। जब वेदास ऑफ आर्यन पीरियड आर एंशियंट इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट, ये जो आपका वेद है वो बहुत पुराना एंशियंट इंडिया का रिलीजियस बुक्स है, या तो बोलो रिलीजियस टेक्स्ट है। लोग इसको फॉलो करते थे, इसे लर्न करते थे, और इससे भी इससे बहुत सारी जो ज्ञान की बातें, वो जीवन कैसे जिया जाए, इस बारे में काफी सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। दे आर कलेक्शन ऑफ टीचिंग। देखो इसमें क्या क्या चीजें होती थी भाई वेदास में, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है वेदास है कौन से बुक्स हैं, इस बुक्स में हम क्या पढ़ते हैं। तो बच्चों इसका आंसर यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो वेदा है वो टीचिंग्स था, लोगों को पढ़ाया जाता था। इसमें हाइमन्स थे, बहुत सारे मंत्र वगैरह लिखा हुआ रहते थे। रिचुअल्स, जो भी हमारा कस्टम्स है, रीति रिवाज है, उनके बारे में जानकारियां होती थी, कैसे क्या करनी है वो करनी है। और साथ ही साथ पोएम्स होता था। पोएम्स मतलब वो नहीं मछली जल की रानी वाला, या फिर जो बच्चों को हम लोग झौने झौने रटवाते हैं। ये जो पोएम्स है वो ज्ञानवर्धक पोएम्स होती थी, जो लोगों के जीवन को बदलने का काम, या फिर बोलो लोगों में ज्ञान डालने का प्रयास करती थी। लोगों को कैसे जीवन जीनी है, कैसे समाज में रहनी है, इसके बारे में लोगों को सिखाया और बताया जाता था। द पीरियड ड्यूरिंग विच आर्यंस लिव्ड इज रेफर्ड एज वैदिक पीरियड, और जिस पीरियड में यहाँ पे आर्यंस लोग रहते थे उसे हम लोग वैदिक पीरियड कहते हैं। और जो वैदिक लिटरेचर है वो यहाँ का चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी जो भी चीजें हमें वहाँ के बारे में बेसिकली पता चलता है, उसे हम लोग वैदिक लिटरेचर कह सकते हैं। द वेदास आर ट्रीजर्स हाउस ऑफ नॉलेज एंड कलेक्टिव विजडम ऑफ द आर्यन। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं जो वेदा है वो क्या है भाई, वो ट्रीजर है भाई, खजाना है। किस चीज का? तो बच्चों खजाना है ज्ञान का। बच्चों खजाना है वो आर्यंस के विजडम का, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसके रहन सहन बारे में जानकारी आपको इकट्ठा करनी, उनके समाज के बारे में इकट्ठा करनी, उसके अर्निंग्स क्या थे, ऑक्यूपेशंस क्या होते थे, इन सब के बारे में जो जानकारी हमें वेदास से मिलती है। अब थोड़ी सी वेदास के बारे में लोग डिटेल से जानते हैं कि वेदा कितने अर्थ होते थे या फिर क्या होता था। तो वेदास के बारे में तो मैंने बता दिया कि वो आपका एक रिलीजियस टेक्स्ट है जो कि 4 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट इज ऋग्वेद, सेकेंड इज अथर्ववेद, थर्ड इज सामवेद, एंड फोर्थ वन इज अयुर्वेद।
Each of these Vedas were first composed verbally over a periods of hundreds of years. देखो स्टार्टिंग में ये जो वेदास था वो वर्बली से दूसरे लोगों तक पहुंचता था। जो उसके गुरु होते थे या फिर जो टीचर्स होते थे, प्रीचर्स होते थे, वो क्या करते थे, इन वेदास को श्लोक के माध्यम से या फिर हाइमन्स पोएम्स के माध्यम से, गीत और संगीत के माध्यम से उसे गा करके लोगों तक पहुंचाते थे। This continuation for several centuries before they were finally recorded in books. जब तक बुक्स और कॉपीज वगैरह नहीं आ गया था जहाँ पे लिख करके कुछ रखा जा सके, तब तक ये लोग वर्बली ट्रांसफर किया करते थे। आपको यहाँ पे ना एक इमेज दिख रही होगी, बहुत छोटी सी बहुत प्यारा सा इमेज है। ये जो है आपको दिखा रहा पेज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का एक मैन्युस्क्रिप्ट से, जहाँ पे द वेदास वर ओरली हैंडेड डाउन फॉर सेवरल सेंचुरीज बिफोर दे वर पुट टुगेदर एज बुक्स। यहाँ पे आप एक इमेज आपको दिख रही होगी जहाँ पे देख सकते हो कि जो वेदास है वो कैसे सुना करके एक से दूसरे तक पहुंचाया जाता था, और फिर बाद में बुक्स वगैरह आता है तो इसे बुक्स में लिख दी जाती है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, डिड यू नो, पता नहीं ये आपको बताना चाहिए या नहीं, लेकिन यदि यहाँ पे आता है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको छोटी जो चीजें हैं वो आपके लिए छूट जाए। हम चाहते हैं हर एक इन्फॉर्मेशन छोटी सी बड़ी जो भी हो वो आपको पता चले। रेडियो में लिखा हुआ है कि वैदिक आर्यन जो है वो ऑल्सो ब्रॉट न्यू लैंग्वेजेस टू इंडिया। तो कह रहा है कि जो वैदिक आर्यन जो बेसिकली सेंट्रल एशिया से इंडिया आते हैं, जैसा कि कहा जा रहा है, एक्चुअली क्या है ये हमें पता नहीं है और इसमें विश्वास करने जैसी कुछ चीजें है भी नहीं, लेकिन जो भी है जैसा हमें पढ़ाया जा रहा है हमें पढ़नी है। तो जो आपका आर्यंस हैं वो अपने साथ एक न्यू लैंग्वेज को लेकर आते हैं जिसे संस्कृत कहते हैं। मेनी इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेज हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत, और संस्कृत लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो कई सारे लैंग्वेजेस को जन्म देती है और इससे कई सारे लैंग्वेजेस बनती है। एंड दैट्स व्हाई this language, that means Sanskrit, is also known as mother of languages। कई सारे लैंग्वेजेस की जो मदर है उसे संस्कृत को माना जाता है। तो हमने फर्स्ट देखा कि जो यहाँ पे लिटरेचर है उसमें क्या था, वेदांत, और वेदांत जो है वो आपके चार भागों में बटे हुए थे। सेकंड लिटरेचर बच्चों यहाँ पे द ब्राह्मण्स है। ये जो ब्राह्मण्स है ना वो एक लिटरेचर था, बेसिकली कह सकते हो ब्राह्मण्स के द्वारा लिखा गया बहुत लंबा सा मोटा सा बुक्स था। नेक्स्ट इज उपनिषद, ये भी बुक्स हैं, टेक्सचर्स हैं। नेक्स्ट है पुराण, एपिक्स, दिस ऑल आर द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदास पीरियड। इवन एपिक्स में आपका रामायण और महाभारत आ जाता है। And other important religious books of the Aryans. These all are the other important religious books of Aryans. All these sacred books are collectively known as Vedic literature। इन सारी किताबों को मिलाकर के हम लोग वैदिक लिटरेचर कहते हैं। तो यदि अब बच्चों आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वैदिक लिटरेचर, तो कह सकते हैं वैदिक लिटरेचर इज द कलेक्शन ऑफ मेनी बुक्स एंड लिटरेचर। सम ऑफ देम आर वेदास, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण, एपिक्स एंड अदर्स कह सकते हो। दे टेल अस अबाउट ग्रेट डील अबाउट द सोशल। देखो अब बच्चों इन सारी किताबों को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या जानकारी हाथ लगती है, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि थ्रू स्टडी दिस ऑल बुक्स एंड चैप्टर्स ऑफ द लिटरेचर वी have a great deal about social, religious, economic, political life of the people during this period। इस पीरियड की जो भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस और सोशल लाइफ होते हैं उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन वैदिक लिटरेचर को यदि आप यहाँ पे एक टेबल बना करके लिखना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो। वैदिक लिटरेचर में आपका आता है वेदास। वेदास के 4 पार्ट्स हो गए, ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, अयुर्वेदा एंड सामवेदा। नेक्स्ट इज ब्राह्मण्स, उपनिषद, पुराण और एपिक्स। और जो एपिक्स है इसमें आपके आते हैं रामायण और महाभारत। इवन जो पुराण है ना इसमें टोटल संख्या आती है 18, और जो उपनिषद है इसका हम 100 से भी प्लस संख्या होती है। बट उन चीजों को आपको इतनी डीप में छोटी सी क्लास में नहीं पढ़नी है। जब आप क्लास 12th में जाओगे इन सब चीजों को फिर से दोबारा रिपीट करोगे तो वहां पे आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़नी होगी। चलो बच्चों, तो हमने जो वैदिक लिटरेचर ये तो बहुत ही सिंपली देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट मींस ये लोग यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वो कैसा होता था, क्या राजा होता था, क्या मुखिया लोग होते थे, या फिर क्या प्रधानमंत्री जैसे अभी होते हैं, क्या इस तरह से चीजें होती थी क्या। तो भाई देखो बहुत पुरानी बात है तो हम कह नहीं सकते, हमें पढ़नी होगी इसके लिए। तो देखो थोड़ी सी ध्यान देना, मैं आपको चीजें बताता हूँ, बहुत इजीली समझ जाओगे। लिखा है द आर्यंस वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी ट्राइब्स कॉल्ड जना। देखो जो आर्यंस है ना कई सारे छोटे मोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे जिसे हम लोग जना कहते थे। ईच जना कंसिस्टेड ऑफ ए नंबर ऑफ विलेज कॉल्ड ग्राम्स। और ये जो जना है, जो ऑर्गेनाइज्ड पीपल्स होते थे वो छोटे मोटे विलेजेस में रहते थे, और इन सब विलेजेस को हम लोग ग्राम कहते थे। अ ग्राम वाज कंपोज ऑफ नंबर ऑफ फैमिलीज। और जो ग्राम होते थे उसमें कई सारे छोटे बड़े जो फैमिलीज हैं वो होते थे। और ईच फैमिली, ईच विलेज वाज हेडेड बाय ग्रामनी और द विलेज हेडमैन। और जैसे अभी हर एक गांव में एक मुखिया होता है, सरपंच होता है ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो विलेज का हेड होता था उसे हम लोग ग्रामनी कहते थे। एक सेकंड मैं ना इसको आपको थोड़ी सी ड्राइंग के माध्यम से बताता हूँ। जैसे यहाँ आप देख सकते हो ये जो है ना छोटे छोटे मान लो विलेजेस है, विलेजेस नहीं छोटी छोटी फैमिलीज हैं। इन सारे फैमिलीज को
मिला करके एक विलेज का फॉर्मेशन होता था। फिर ऐसा ऐसा कई सारे विलेजेस होते थे और उन सारे विलेजेस को जॉइंट किया जाता था और सारे विलेजेस को मिला करके बनाते थे हम लोग जना। जैसे अभी के टाइम में पंचायत होती है ना हमारे यहाँ पे, पंचायत में क्या होती है, कई सारे छोटे मोटे विलेजेस जुड़े हुए रहते हैं। तो ठीक जैसे गाँव से बन के पंचायत बनता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे छोटे छोटे विलेजेस को मिला करके जना बनाया जाता था। और जो जना है उसको हम लोग एक तरह से कह सकते हैं ये ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज थी, ग्रुप्स ऑफ विलेजेस थी। और जो गांव होते थे ना, जो ग्राम होते थे, विलेजेस उसे हम लोग ग्राम्स कहते थे। और इन ग्राम्स का जो हेड था, जो मुखिया होता था, उसे हम लोग ग्रामनी कहते थे। जैसे मान लो ये विलेज है तो विलेज विलेज का जो मुखिया होगा उसे हम लोग ग्रामनी कहा करते थे। तो ये तो हो गया छोटा सा बहुत ही ग्राउंड लेवल पे आपका पॉलिटिकल सिचुएशन। अब थोड़ी सी ऊपर जाते हैं, क्या लिखा हुआ है कि ईच ट्राइब हैड इट्स ऑन चिफ्टेन और राजन। देखो हर एक ट्राइब्स का बेसिकली, जैसे यहाँ पे मान लो कई सारे ग्रुप्स को मिला के एक जन बनाना, तो इन जन के ऊपर में एक लीड करने के लिए एक बॉस होता था जिसे हम लोग राजा कहा करते थे। और इसे देखो अलग लैंग्वेज में यहाँ पे चिफ्ट मैन भी कहा गया, तो आपको याद रखनी चिफ्ट मैन और राजन। द एबलेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द ट्राइब बिकम द किंग विद द कंसेंट ऑफ पीपल। देखो ये सभी पीपल्स को जोड़े रखने में, और जब कभी एक ट्राइब का दूसरे ट्राइब के साथ किसी तरह की फाइट हो जाती है तो उन चीजों को मैनेज करने के लिए जो राजा होता था उसके बहुत ज्यादा एबलेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट होना जरूरी होता था। इसीलिए सब लोग राजा का चुनाव करते थे और जो राजा होता था वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता था, वो ट्राइब्स की रक्षा करता था, दूसरे ट्राइब से उसे बचाता था और फिर ट्राइब्स को एक दिशा और एक लीड देता था। ही प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड लुक्ड आफ्टर देयर वेलफेयर। देखो ये क्या करता था, जो राजा होता था सबकी प्रॉपर्टी को मेंटेन करता था, मैनेज करता था, उसे प्रोटेक्ट करता था और साथ ही साथ इनके संपत्तियों का देखभाल भी करता था। ही वॉज ऑल्सो नॉलेज एज देयर स्पिरिचुअल लीडर। और देखो ये साथ ही साथ ज्ञानवान भी होता था, स्पिरिचुअल लीडर भी होता था। इसमें जो है ना वेद पुराण में जो चीजें लिखी हुई उसकी जानकारियां इसे होती थी जो राजा बन रहा होता था। द किंग रूल्ड अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ द ट्राइब्स। और जो राजा है वो लोगों पे शासन करता था जैसा राजा को निर्देश दिया जाता था। आई मीन कह सकते हो जिस तरह से लोगों की नीड होती थी ठीक उसी प्रकार से जो राजा है वो उन पे रूल करता था। ही वॉज असिस्टेड बाई नंबर ऑफ ऑफिशियल। और जो राजा है वो अकेले इन सारे लोगों को संभाल नहीं सकता, इतने बड़े विलेजेस को मेंटेन नहीं कर सकता है। सब चीज आपको देखनी है, वहाँ की डेवलपमेंट भी करनी है और लोगों की रख रखाव भी करनी है, उनकी संपत्तियों की रक्षा भी करनी है। इसलिए इन्हें जरूरत पड़ती थी कई सारे छोटे मोटे हेल्पर्स की, जिसे ऑफिसर्स यानी अफसर्स कहा करते थे। आगे लिखा है द पुरोहिता परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनी। और समाज में जो भी रिलीजियस सेरेमनी होता था, जैसे जग करनी है, पूजा करनी है, हवन करनी है, न्यू घर का उद्घाटन करनी है, शादी ब्याह करवानी, तो उन समय में पुरोहित की जरूरत पड़ती थी। और जो पुरोहित है वो आपका रिलीजियस सेरेमनीज करवाता था और ये एडवाइस देता था किंग को इंपॉर्टेंट मैटर्स के बारे में। और जो सेनानी होता था वो कमांडर इन चीफ थे और वो ओरियर्स थे जो अपनी जन की रक्षा के लिए, अपनी किंगडम की रक्षा के लिए बेसिकली जान देने के लिए तैयार होता था। जो राजन है डिड नॉट हैव एब्सोल्यूट पावर। और राजन के पास ही सारा पावर नहीं होता था, बल्कि टू काउंसिल्स होते थे जिसे हम लोग सभा और समिति कहते थे। ये सभा और समिति आपस में मिल करके राजा के जो पावर हैं उसे मेंटेन करता था, देख रेख करता था। दे एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द किंग। और ये सब मिल करके कह सकते हो राजा पे कंट्रोल कर रहा है, उनके पावर को कंट्रोल कर रहा है। द समिति वॉज द लार्ज असेंबली। आपको देखो याद रखने की सभा और समिति दो चीजें क्या है, तो सभा और समिति दोनों कह सकते हो ना लोगों की समूह है, ग्रुप है जो एक यूनिट की तरह काम करती हो और ये अपनी फैसला सुनाती है राजन को कि राजन को किस तरह की कार्यों करनी है, टैक्स बढ़ानी है या फिर कहाँ पे विकास के कार्य करनी है, युद्ध करनी है, नहीं करनी है, बाकी जो भी चीजें मेंटेन करनी रहती थी ना, जो भी डिस्कशन करनी होती थी इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर के, वो सभा समिति आपस में मिलकर करते थे और फिर राजा को वो गाइड करते थे। जो समिति है वो लार्ज असेंबली होता था वेयर एनी मेंबर्स ऑफ द ट्राइब could give his her opinion on important matters concerning the tribes। तो ट्राइब से रिलेटेड जो भी मैटर थे उसमें हर एक लोग क्या कर सकते थे, अपनी ओपिनियन और सजेशन लार्ज असेंबली यानी कि जो समिति था यहाँ पे रख सकता था। लेकिन जो सभा होती थी वो स्मॉलर असेंबली था और यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो है ट्राइब का वो पार्टिसिपेट करते थे। द एडवाइज एंड गाइडेड द किंग। और ये क्या करता है, राजा को गाइड करता है, उसे एडवाइज करता है। या फिर ऐसे कर सकते हो ये आपका किंग है, किंग के बाद सभा आता है और सभा से नीचे समिति होता है और समिति में सारी जो ग्रामीण लोग यानी जो पीपल्स होते थे, यहाँ की जो जनता होती थी वो सब शामिल रहते थे। तो ये जाके समिति को एडवाइज करते हैं, समिति आपको सभा को एडवाइज कर रही है और सभा किंग को एडवाइज कर रही है कि लोगों के लिए क्या कार्य करनी है और किस तरह की कार्य करनी है। आप यहाँ पे ना छोटे से चार्ट में देख सकते हो, ये आपका जन है, जन का जो हेड है वो आपका राजन कहलाएगा। फिर आता है ग्राम, ग्राम का जो हेड था उसे ग्रामीणी कहते थे और कई सारे ग्राम को मिलाने के बाद जन बनता था और जन से जन को जो कंट्रोल और गाइड करने का काम करता था वो आपका राजा था। फिर जो ग्राम से उसमें कई सारे फैमिलीज थे और जो फैमिलीज के हेड होते थे हम लोग गृहपति कहते थे। जैसे अभी हमारे घर का मुखिया होते हैं, हमारे पिताजी होते हैं, दादाजी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो हमारे फैमिली के जो हेड थे उसे गृहपति कहते थे। और कुछ इस प्रकार से जो है इसका सोशल स्ट्रक्चर काम करता था। द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्ली वैदिक सोसाइटी, each jana governed by rajan
comprised numerous grams and each gram governed by gramini and was composed by numerous families and the families are headed by गृहपति। तो कुछ इस प्रकार की वहाँ का पॉलिटिकल सिचुएशन था। तो हमने पॉलिटिकल सिचुएशन देख लिया, वहाँ का स्ट्रक्चर देख लिया और अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम लोग सोशल लाइफ कहते हैं। दैट मीन्स सोशल लाइफ ही है। आपको बस सोशल लाइफ पढ़नी है, वहाँ के फूड्स वगैरह के बारे में, वहाँ जो वुमेन्स की पोजीशन है, रेस है, रिलीजन के बारे में पढ़नी है और लास्ट में आपको पढ़ना है वहाँ क्लास सिस्टम के बारे में। फिर तो बच्चों चैप्टर खत्म हो जाएगा। बस इतनी ही पढ़नी है, बट इतनी सी कवर करने के लिए मुझे और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बच्चों मैं थोड़ी सी ये जो टॉपिक मैंने अभी स्टार्ट करी, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो सोशल लाइफ, इसे मैं स्टार्ट करता हूँ और कंप्लीट करने का प्रयास करता हूँ। तो चलो सोशल लाइफ में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वहाँ की फैमिलीज के बारे में कि फैमिलीज कैसा होता था। द आर्यंस लिव्ड इन विलेजेस। ये बात तो बिल्कुल सही है। जो आर्यंस थे बच्चों वो कहाँ पे रहते हैं? विलेजेस में रहते हैं। ईच विलेजेस वाज कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट्स फैमिली। और जो उस वक्त फैमिलीज थे वो जॉइंट्स फैमिली हुआ करते थे। आज की तरह हमारी जो फैमिली है वो स्मॉल नहीं होते थे। कई सारे हमारे अंकल होते थे। अंकल कितने सारे चिल्ड्रेंस होते हैं, उनकी वाइफ्स रहती हैं, उनकी पूरी जो फैमिलीज है सो मिला करके जॉइंट्स फैमिली रहते थे। तो मिला जुला के एक फैमिली में काफी सारे मेंबर्स होते थे और उन सारे फैमिलीज को मिला करके विलेजेस बनती थी। और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसे हम लोग गृहपति कहते थे, यानी जो हमारे घर की मुखिया होता था उसे गृहपति कहते थे। और जो एल्डर्स लिविंग मेल मेंबर होता था वही आपका गृहपति होता था। उसकी जो डिसीजन है वो फाइनल होती थी और बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर मेंबर्स। ये जो डिसीजन होते थे वो हर एक लोगों के फैमिलीज के होते थे और उसके गृहपति का जो डिसीजन होता था वो लास्ट एंड फाइनल होता था। फैमिली लाइफ के बाद नेक्स्ट पोजीशन ऑफ वुमेन। और पोजीशन ऑफ वुमेन के बारे में बात करी जाए कि जो वुमेन है वहाँ की वो एक इंजॉय करती थी इंपॉर्टेंट पोजीशन इन द सोसाइटी। मोनोगैमी वाज द यूजुअल प्रैक्टिसेस। इंपॉर्टेंट पोजीशन हुआ करता था, उनके समाज में काफी मान मर्यादा और इज्जत वगैरह होती थी। बेसिकली अभी के टाइम में देखो हमारी सोसाइटी में ठीक है वैसा ही है, लेकिन अब लोगों की महिलाओं को भी काफी आजादी मिलती है हमारी सोसाइटी में अभी के टाइमिंग में। बट पहले इतनी आजादी ना हुआ करता था। लेकिन जो खास बात है वो है मोनोगेमी, यानी कि वहाँ के लोग भी बेसिकली एक शादी ही किया करते थे। दे वर गिवन अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। इवन महिलाओं को एजुकेशन की भी अपॉर्चुनिटी मिलता था। जो वुमेन है वो स्कॉलर्स आर बिलीव टू हैव कंपोज सम ऑफ द ऋग्वेदिक वैदिक हाइमन्स। देखो और कहा जाता है कि माना जाता है जो वुमेन्स थी उन्हें एजुकेशन में इतना दूर तक आखिर पढ़ाया गया था, बताया गया था कि जो वुमेन स्कॉलर भी हुआ करते थे। वुमेन स्कॉलर मतलब जो वैसी वुमेन जो बिल्कुल स्टडी को लेकर के अपना पूरे जीवन को लगा रहा है, खपा रही है। और इनका माना जाता है कि जो ऋग्वेद है ना इसके कुछ पार्ट्स बेसिकली इन वुमेन्स के द्वारा भी लिखा गया है। नो रिलीजियस सेरेमनी कुड बी परफॉर्म्ड अनलेस द वाइफ वाज प्रेजेंट। और कहा जाता है कि एक भी रिलीजियस सेरेमनी जो है परफॉर्म तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसकी वाइफ प्रेजेंट ना हो। तो कहने मतलब जो वुमेन्स है ना उसकी काफी ज्यादा इज्जत था, वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ को एंजॉय करती थी। वुमेन्स कुड चूज देयर हस्बैंड इन द सेरेमनी कॉल्ड स्वयंवर। ये सबसे खास बात और अजीब बात तो ये बच्चों कि उस वक्त की महिलाएं जो है जैसे हम लोग सिनेमा देखते हैं ना रामायण में कि जो राम जी हैं वो धनुष तोड़ते, फिर सीता जी की जो शादी है वो उनसे हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे महिलाओं को अपना वर्ड यानी कि अपना हस्बैंड चुनने की आजादी होती थी। जितने सारे मेल्स होते थे जो वहाँ पे इस फंक्शन में अटेंड करते थे और उनमें से जो विनर होता था उनकी शादी जाती थी। देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज। और उस वक्त कोई चाइल्ड मैरिज होता नहीं थी। बच्चे जब बड़े हो जाते थे तब शादी ब्याह कराई जाती थी। एंड विडोज वर अलाउड टू रीमैरी। और सबसे अच्छी और बात जो उस वक्त की थी वो यहाँ पे ये है कि यदि किसी किसी हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो जो वुमन होती थी उसे दूसरा शादी करने का भी परमिशन था। और ये बाद में धीरे धीरे आगे के बाद ही बंद हो गया था। और यदि किसी औरत के हस्बैंड डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो बेसिकली वो जो विडो होती थी वो दोबारा शादी नहीं कर पाती थी, नहीं कर सकती थी, उन्हें अकेले ही जीवन गुजारना होता था। लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ी सी अलग थी। आप यहाँ पे इमेज में ना एक सीन देख पाते हो, एक फोटो देख सकते हो। इस फोटो में आपको एक स्वयंवर के बारे में दिखाया गया है जहाँ पे एक वुमन जो है वो अर्ली वैदिक सोसाइटी में है और वो अपने हस्बैंड को खुद से चुन पा रही है फ्रॉम एमंग मेनी। और वहाँ पे कई सारे वुमेन्स जो मेल हैं वो होते थे, उनमें से जो सबसे यूनिक पर्सनालिटी को जो इन्हें पसंद हो उसके साथ ही अपना मैरी कर सकते थे एज देयर हस्बैंड इन सच अ सेरेमनी। और इस तरह की सेरेमनी होती थी जिसे हम लोग स्वयंवर के नाम से जानते थे। तो चलो बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो फूड रिक्रिएशन और बाकी जो बची हुई चीजें उनको कंप्लीट करेंगे और साथ में हमारा जो चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, यदि आपको कोई भी डाउट्स हो, आप भी कुछ चीजें समझना चाहते हो गाइस, कमेंट में बॉक्स में कमेंट करें और बिल्कुल बिंदास होकर के आप अपने सारे क्वेश्चंस और डाउट्स को पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।